हेलो माय यूट्यूब फैमिली। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि कहानी के आगे के एपिसोड पब्लिश होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आइए अब कहानी की ओर चलते हैं। ध्रुति काव्यांश एपिसोड 6। थोड़ी देर चूमने के बाद काव्यांश ध्रुति के ऊपर से उठ जाता है, फिर अपने और ध्रुति के बचे हुए कपड़े निकाल देता है। ध्रुति ने अपनी गर्दन एक साइड करके रखी थी। उसे बहुत रोना आ रहा था पर वो रो नहीं सकती थी। काव्यांश ने उसे इस हद तक मजबूर किया था कि वो उन लोगों को नहीं खो सकती थी जिन्होंने उसे उस टाइम साथ दिया था जब वो महज 10 साल की थी और अपने 3 साल के भाई के साथ पागलों की तरह यहाँ वहाँ भटक रही थी। काव्यांश ध्रुति के ऊपर आकर उसने ध्रुति के दोनों पैरों को अपने कमर पर रख दिया और झुककर ध्रुति के गर्दन से लेकर सीने तक चूमने लगा, जिस कारण ध्रुति की हल्की-हल्की आहें निकल रही थी। काव्यांश ध्रुति के मौन करने से बहुत ज्यादा उत्तेजित हो रहा था। काव्यांश ने ध्रुति के सीने पर शक करते-करते बिना किसी वार्निंग के ध्रुति के अंदर एंटर कर गया। ऐसे अचानक हुए हमले से ध्रुति एक जोरदार चीख उस रूम में गूंज गई और ध्रुति ने रोते हुए काव्यांश को अपने ऊपर से उठाना चाहा, लेकिन काव्यांश टस से मस नहीं हुआ। लेकिन ध्रुति की चीख सुन वो रुक गया। ध्रुति की सांसें उसके गले में अटक रही थी। न वो ठीक से सांस ले रही थी और ना ही ठीक से कुछ बोला जा रहा था। काविश ने अपनी बॉडी को लूज छोड़ दिया और ध्रुति के होठों को चूमने लगा और अपने आप को ऊपर नीचे करने लगा। ध्रुति बस रोई जा रही थी। उसे ठीक से सांस भी नहीं आ रही थी। वो काव्यांश को बार बार धक्का दे रही थी। काव्यांश को ध्रुति के ऐसा धक्का देने पर बहुत गुस्सा आता है और वो ध्रुति के ऊपर से उड़ जाता है। उसके उठते ही ध्रुति जोर जोर से सांसें लेने लगी। काव्यांश ने उसके ऊपर से अपना मुंह फेर लिया, तभी उसका ध्यान अपने फोन पर गया जो बज रहा था। साइलेंट होने के कारण उसे पता नहीं चला। काव्यांश ने जाकर वो फोन उठाया। उसे क्रुश का फोन आ रहा था। उसने फोन पिक किया और अपने कान पर लगा दिया। क्रुश ने उसे कुछ कहा जिसे सुनकर काव्यांश ने कहा, ठीक है तुम वैसा ही कर दो। ध्रुति जो अपनी सांस से काबू में करने की कोशिश कर रही थी, वो काव्यांश की आवाज सुन काव्यांश को देखते हैं। उसकी बात सुन ध्रुति को लगा कि कहीं काव्यांश कायरा के साथ कुछ कर ना दे। क्या मैंने उन्हें रोक दिया इस कारण वो गुस्सा हो गया है? क्या इसलिए? नहीं नहीं। ध्रुति झट से बेड पर से उठ जाती है और काव्यांश के पास जाकर उसके हाथ से फोन छीन लेती है और साइड के सोफे पर फेंक देती है। फिर काव्यांश को वैसे ही पीछे की ओर धक्का देते हुए कहती है, क्या चाहते हैं आप? क्यों कर बार बार हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं? काव्यांश को ध्रुति की कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी और वो कुछ रिएक्ट करता कि ध्रुति उसे बेड पर धक्का देती है, जिस कारण काव्यांश सीधा बेड पर गिर जाता है। ध्रुति उसके ऊपर बैठ जाती है और बोलती है, बस इसलिए हमें ब्लैकमेल कर रहे थे ना? ठीक है फिर। काव्यांश कुछ समझ आता उससे पहले ही ध्रुति काव्यांश के ऊपर खुद को एडजस्ट करती है और अपने आप को ऊपर नीचे करती है। काव्यांश तो अभी भी शॉक में था, लेकिन जैसे ही उसने ध्रुति की मौन वॉइस सुनी, उसने ध्रुति के कमर को पकड़ लिया और अपने ऊपर बेंड करके उसे किस करने लगा। लगभग सुबह के 3 बजे काव्यांश ध्रुति को देखता है जो अब सो चुकी थी। काव्यांश ने ध्रुति को अच्छे से अपने बाहों में भर लिया और उसके माथे को चूमकर सो गया। सुबह के 5 बजे काव्यांश के रूम का डोर किसी ने नॉक किया। काव्यांश की हल्की नींद होने के कारण काव्यांश की आंखें खुल गई और उसने ध्रुति को देखा जो बहुत सुकून से सो रही थी, जैसे कोई खरगोश। काव्यांश ने उठकर अपने कमर पर टॉवेल लपेट दिया और जाकर रूम का डोर ओपन किया तो सामने मीनाक्षी जी और तन्वी खड़ी थी। काव्यांश के आंखों में थोड़ी नींद थी। मीनाक्षी जी ने काव्यांश से पूछा, ध्रुति कहाँ है? अभी तक नीचे नहीं आई? वो बोल ही रही थी कि उनकी नजर ध्रुति पर गई, जिसकी पीठ मीनाक्षी जी और तन्वी के साइड थी। ध्रुति की पीठ पर लव बाइट के निशान थे, जिसे देख मीनाक्षी जी बोली, ठीक है बेटा, उसे उठा दो। काव्यांश ने हाँ में गर्दन हिलाई और रूम का डोर क्लोज कर दिया। फिर बेड पर आकर ध्रुति को उठाने लगा। हुकुम रानी सा, उठ जाइए, माँ नीचे बुला रही है। ध्रुति उसकी आवाज सुन कसमसाने लगी, लेकिन उठी नहीं। काव्यांश ने उसे देखा ध्रुति नहीं उठ रही तो उसने ध्रुति के गर्दन के पास जाकर उसे सूंघने लगा और फिर अपने लिप उसके गर्दन पर घुमाने लगा, जिस कारण ध्रुति एकदम से सिहर गई। काव्यांश ध्रुति के सीने पर काट लिया और अपने कामुक से आवाज में बोला, हुकुम रानी सा, आपकी जिस्म की हमारे अंदर आग लगी पड़ी है। आपकी जिस्म की हमारे अंदर आग लगी पड़ी है। अगर अब आप नहीं उठी तो आपके इस प्यार को पाने के लिए मेरा एक जिस्म हर वक्त तैयार है। काव्यांश की बात सुन ध्रुति ने झट से अपनी आंखें खोली। काव्यांश ने ध्रुति को अपने बाहों में उठा लिया और बाथरूम में ले गया और बाथटब में बैठा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। ध्रुति उसे ऐसा करता देख काव्यांश को अपने ऊपर से उठाने लगी।
लेकिन काविंश नहीं उठा और ध्रुति के शरीर से अपने शरीर को रगड़ने लगा। ध्रुति को बहुत ही अजीब लगा, ये इंसान ऐसे पागल जैसे क्यों कर रहा है। ध्रुति ने काविंश से कहा, क्या आपको कहीं खुजली हो रही है क्या? काविंश ध्रुति की बात सुन बोला, नहीं, अपने आप को साफ कर रहा हूँ। ये बोलते वक्त उसने ध्रुति के अंदर एंटर कर गया। उसके ऐसे अचानक करने पर ध्रुति की तो मानो जान ही बाहर आ गई। काविंश ध्रुति को देख बहुत ही डरावने तरीके से सीटी बजाने लगता है। ध्रुति बस आंखों में आंसू लिए काविंश को देखने लगते हैं, तो काविंश उसे आंखों में देख सनक भरी स्माइल करके बोला, पास आने पर मजबूर कर दिया है, बेताबियों ने हमको चूर कर दिया है, पास आने पे मजबूर कर दिया है। तेरे बिन रात कटती नहीं, तेरे बिन प्यास मिटती नहीं, तेरे बिन दूरी घटती नहीं। आशिक बनाया, आशिक बनाया, आशिक बनाया आपने। ध्रुति उसकी बात सुन अपना मुंह फेर लेते हैं। ध्रुति के ऐसा करते ही कावेश अपना स्पीड बढ़ा देता है और उसके होठों पर चूमने लगता है। ध्रुति बस रोए जा रही थी। कावेश ने ध्रुति के गर्दन पकड़ रखी थी। थोड़ी देर बाद कावेश ध्रुति को छोड़ देता है और ध्रुति को नहलाकर खुद नहा लेता है। फिर दोनों रेडी होकर नीचे आते हैं। ध्रुति को चलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए वो धीरे धीरे चल रही थी। ध्रुति के चेहरे पर उसकी थकावट साफ साफ नजर आ रही थी। कावेश को कुछ काम था, इसलिए वो जल्दी चला गया। उसके जाने के बाद मीनाक्षी ने ध्रुति से कहा कि तुम अपने घर जाओ और कल शाम तक वापस में कावेश लेने आएगा। ध्रुति तो खुशी से फूले नहीं समाई। कावेश से दूर जाने का सोचकर ही उसे काफी अच्छा लग रहा था। तन्वी बस ध्रुति को गुस्से और नफरत से देख रही थी। वो बस यहाँ रहने के लिए बहाना ढूंढ रही थी। ध्रुति वहां से चली जाती है और अपने घर जाती है। घर में एरी नहीं था, वो कॉलेज गया था, कायरा हॉस्पिटल और कायरा के पापा काम पर। कायरा की मॉम उनके घर में थी, जिस कारण ध्रुति के आने के बारे में किसी को पता नहीं चलता। ध्रुति घर जाकर सीधा बेड पर गिर जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद वो सो जाती है। राजपूत कॉरपोरेशन। काव्यांश अपने ऑफिस में मीटिंग रूम में बैठा था। शायद बहुत बड़ी मीटिंग चल रही थी। उस मीटिंग में दक्ष भी था। करीब 4 घंटे बाद मीटिंग चली। काव्यांश जब अपने केबिन में आया तो एक लड़की उसके चेयर पर डोर की तरफ पीठ करके बैठी थी। अपनी चेयर पर किसी को बैठा देख काव्यांश की आंखें छोटी हो जाती है। उसका चेहरा एकदम से कठोर हो जाता है। काव्यांश के पीछे क्रूश था। काव्यांश ने एक नजर उसे देखा तो क्रूश ने आगे बढ़कर उस लड़की को उठने के लिए कहा। जैसे ही वो लड़की खड़ी हुई, क्रूश ने मुंह खोले देखने लगा, लेकिन काव्यांश का ध्यान अपने फोन में था। उस लड़के ने एकदम शॉर्ट ड्रेस पहनी थी। वो एक मॉडल थी। क्रूश ने अपना सर झटका और बोला, आप यहाँ क्या कर रही है? यहाँ से बाहर जाइए। लेकिन वो मॉडल बाहर जाने के लिए तैयार नहीं थी। काव्यांश ने देखा बहुत देर हो गई है, लेकिन कोई भी केबिन से बाहर नहीं आया है, तो उसने अपना सिर ऊपर किया और देखा तो वो लड़के हवस भरी नजरों से काव्यांश को देख रहे थे। उसे देखकर ही पता चल रहा था कि उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। उसके कपड़े बहुत ही ज्यादा रिवीलिंग थे। वो लड़की काव्यांश को देखकर बोली, हुकुम सा, मुझे आपसे कुछ अकेले में बात करनी। और काव्यांश के पास जाने लगते हैं। जब वो काव्यांश के पास पहुंचते हैं, वो अपना एक हाथ आगे करते हैं तो काव्यांश उसका हाथ पकड़कर सीधा सीढ़ियों की तरफ उसे धकेल देता है, जिस कारण वो मॉडल सीढ़ियों से नीचे लुढ़कते हुए जाते हैं। काव्यांश उसे 13 फ्लोर पे सीधा सीढ़ियों से ढकलते हुए ग्राउंड फ्लोर की तरफ ले जाता है। पूरे ऑफिस में तहलका मच गया था। इस वक्त कावेश का फेस बहुत डरावना हो गया था। उसके आंखों में गुस्से के कारण लालें हो गई थी। वहां ऐसे भी लोग थे जिन्हें वीडियो निकाल रहे थे। वो मॉडल नीचे आते आते अब तक खून से नहाई थी। उसका सर फूट गया था। कावेश उसे ऑफिस बाहर फेंक देता है और कहता है, जिस काम के लिए तुम आई थी ना, वो काम मेरी हुक्मरानी सा कर रहे हैं। कावेश बहुत गुस्से में था। अब तक सोशल मीडिया और टीवी पर भी ये न्यूज वायरल हो गई थी और उस मॉडल की हालत देख सबकी जान हलक में आ गई थी। ये तो सिर्फ केबिन में गई थी तो इसकी ये हालत हुई। अगर इसने कुछ किया होता तो पता नहीं इसका क्या होता। ध्रुति जब सोकर उठी तो वो देखा एरी और कायरा की माँ उसके पैरों के पास बैठे हैं और उसे ही देख रहे हैं। ध्रुति उठी और उसने एक अंगड़ाई ली और एरी से बोली, बच्चा प्लीज एक कप चाय बना दो। एरी ने उसे देखा और बोला, दी आप ठीक तो है ना? उन्होंने आपको? ध्रुति ने एरी की बात बीच में ही काट दी और बोली, हाँ। मैं गर्दन हिलाकर ठीक होने का इशारा करती है तो एरी उसे एक टाइट हग करके चाय बनाने चला जाता है। एरी के जाते ही कायरा की माँ ध्रुति से कहती है, बेटा सब ठीक तो है ना? ध्रुति एक नजर उन्हें देखती है और कहती है, कुछ नहीं काकीसा, सब ठीक है। और माँ ने कहा है कि आज यहाँ रहो, तो बस आकर सो गई। काकीसा ने ध्रुति के सिर पर हाथ फेरा और बोली, माफ करना बेटी, हम चाहकर भी उनके खिलाफ नहीं जा सकते।
ध्रुति ने उनका हाथ पकड़ा और बोली, सब ठीक है काकी सा। तभी किचन में से एरी दौड़ते हुए आया और बोला, दीदी ये देखो क्या। ध्रुति को अपना फोन दिखाते हुए ध्रुति ने उसके हाथ से फोन लिया और वीडियो देखा जो काव्यांश का था। वीडियो को देख ध्रुति की ऐसी हालत हो गई थी मानो उसे सांप सूंघ गया हो। ध्रुति अपने मन में, ये आदमी तो सच में सनकी है, सिर्फ चेयर पर बैठी तो यह हाल। तो मेरी एक गलती की सजा क्या हो सकती है? क्या सच में मेरा उनके खिलाफ जाना अच्छा आइडिया होगा? फिर अपना सिर झटक कर, जाने दो मुझे क्या। ध्रुति, एरी, उठ, वो सब छोड़, तू जा, जल्दी से चाय बना, हम रात को डिनर करने के लिए बाहर चलेंगे, ठीक है? उसकी बात सुन एरी बहुत खुश हो जाता है और कहता है, ठीक है दी, तब तक मैं मेरा काम खत्म करता हूँ। थोड़ी देर बाद एरी चाय लेके आता है। वो तीनों भी चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद ध्रुति अपने पेशेंट के फाइल देखने लगती है। रात का समय, कायरा जब घर आती है तो उसे पता चलता है कि ध्रुति आई है, तो वो उसे मिलने के लिए चली जाती है। ध्रुति इस वक्त रेडी होकर एरी से बात कर रही थी। ध्रुति ने स्काई ब्लू कलर का फुल नेक वाला कुर्ता पहना हुआ था और अपने लंबे बालों को उसने चोटी बनाई थी। उसके गले में मंगलसूत्र था जो पूरा ड्रेस के अंदर था और उसके मांग में हल्का सिंदूर था जो उसने बालों से ढक दिया था। कायरा ने जाकर ध्रुति को जोर से गले लगाया और रोते हुए बोली, तुझे कुछ हुआ तो नहीं? वो हम बहुत डर गए थे। ध्रुति ने उसे अपने पास बैठाया और बोली, सब ठीक है कायू, जा जल्दी से रेडी होकर आ, आज हम बाहर जाएंगे। कायरा उसे ठीक है बोलकर वहां से चली जाती है। कायरा के जाने के बाद ध्रुति खुद से बोली, हम किसको परेशान नहीं करना चाहते हैं। हे महादेव, हमें जल्दी से इस मुसीबत से बाहर निकाल दीजिए। थोड़ी देर बाद रेडी होकर आती है और वो तीनों भी रेस्टोरेंट में जाते हैं। तीनों टेबल पर बैठ जाते हैं। वहां जितने भी लोग थे वो ध्रुति को घूर घूर कर देख रहे थे। ध्रुति बहुत खूबसूरत थी। वो जहां भी जाती सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ही रहती। ऊपर से कल रात के कारण उसके चेहरे पर अलग ही ग्लो आया गया था, जिस कारण वो और भी हसीन लग रही थी। कायरा और एरी ध्रुति को देख बोले, लगता है इन सब का आपको देखकर ही पेट भरने वाला है। ध्रुति ने उन दोनों को नासमझी से देखा तो कायरा ने उसे अपने आजू बाजू देखने को बोली। ध्रुति ने नजरें उठाकर देखा तो सब उसे ही देख रहे थे। अचानक ध्रुति को याद आया कैसे कल सुबह काव्यांश ने लड़के की आंख फोड़ी थी। वो सब सोचकर ही ध्रुति का शरीर कांप गया। ध्रुति ने अपने मन में आ रहे सारे विचारों को साइड में रखा और उन दोनों के साथ मस्ती करने लगी। वो इस वक्त काव्यांश के बारे में सोचकर अपना मूड खराब नहीं करना चाहती थी। ध्रुति ग्राउंड एरिया में बैठी थी जहां वो ग्राउंड लाइट से सजा हुआ था। उनके सामने वाली चेयर पर लड़कों का ग्रुप बैठा था। उसी ग्राउंड के सेकंड फ्लोर पर काव्यांश अपने मीटिंग के लिए आया था। उसका ध्यान बार बार कहीं भटक रहा था। उसे आज जल्दी जाना था अपनी हुक्मरानिसा के पास, लेकिन काम के कारण वो वहां फंस गया था। क्रुश उसे देख अपने मन में बोला, सच में हुकुमसा कितनी क्रूर है। उस लड़की का तो पूरा भरता ही बना दिया, ऊपर से उस चेयर को भी उसी के साथ नीचे फेंक दिया। कामेश अपने विचारों में गुम था। वो उठकर बड़ी सी वॉल के पास गया जो ग्लास की थी, जिससे गार्डन का एरिया दिख रहा था। कामेश वहां खड़ा होकर नीचे देखने लगा और नीचे का सीन देखकर उसके आंखों में आग बरसने लगी। उसका चेहरा गुस्से के कारण लाल हो गया और वो बहुत ही डरावना लग रहा था। कामेश दौड़ते हुए नीचे की ओर भागा। कामेश को ऐसे भागते देख क्रूज भी कामेश के पीछे भागा चला जाता है और उसके पीछे कामेश के बॉडीगार्ड। कामेश लिफ्ट का इंतजार किए बिना ही सीढ़ियों से 3-4 सीढ़ियां भी छोड़कर फटाफट सीढ़ियां उतरने लगता है। नीचे गार्डन एरिया में ध्रुति, एरी और कायरा अपना ऑर्डर देकर बैठकर बातें कर रहे थे। उनके सामने टेबल पर जो लड़के बैठे थे उनमें से एक लड़का उठकर उन तीनों के पास जाता है और एक चेयर खींचकर उस पर बैठ जाता है और ध्रुति को देखकर कहता है, हाय क्यूटी, क्या हम भी आपके ज्वाइन कर सकते हैं? कोई कुछ बोलता उससे पहले ही उसकी गर्दन पीछे की ओर झुक जाती है। काव्यांश नीचे आकर ध्रुति के पास जाने लगता है। तभी वहां एक वेटर जो ऑर्डर लेके जा रहा था, उसके ट्रे में रेड चिल्ली सॉस था। काव्यांश वो सॉस लेके ध्रुति के पास जाता है और उस लड़के के बालों को पकड़कर पीछे की ओर खींच लेता है, जिस कारण उस लड़के का सर आसमान की तरफ हो जाता है और वो जोर से चिल्लाने लगता है। काव्यांश उस लड़के के आंखों में वो सॉस डाल देता है तो वो लड़का जोर जोर से रोने लगता है। वो अपने हाथों को काव्यांश के हाथों से छुड़ाने के लिए झटपटाने लगता है। सब लोग काव्यांश के इस बिहेवियर से हैरान थे, लेकिन सब जल्दी से अपनी नजरें नीचे कर लेते हैं। ध्रुति और कायरा तो एकदम से पीछे होते हैं। ध्रुति, कायरा और एरी का हाथ पकड़ वहां से भागने लगती है। काव्यांश उस लड़के को छोड़ देता है तो वो लड़का नीचे गिर जाता है और चिल्लाने लगता है।
काव्यांश उसे अपने पैरों से धकेल देता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हुकुम रानीसा के साथ बदतमीजी करने की। काव्यांश की बात सुन सब डर से कांपने लगते हैं क्योंकि सब लोग ध्रुति को देख रहे थे। ध्रुति वहां से छुप छुपाते हुए जा रही थी कि तभी उसके कान में काव्यांश की आवाज आई, जो बिल्कुल ध्रुति के पास था। काव्यांश ध्रुति के कान में कामुक सी आवाज में कहता है, हुकुम रानीसा। ध्रुति काव्यांश की आवाज सुन डर जाती है और काव्यांश ध्रुति के कमर पर हाथ रख धीरे धीरे उसके पेट तक ले जाता है और फिर उसे टाइट पकड़कर वहां से उठा के ले जाने लगता है। ध्रुति उसके हाथ पर जोर जोर से मार रही थी और रो रही थी। ध्रुति काव्यांश से गुस्से से बोलती है, छोड़े हमें हुकुम सा। काव्यांश ध्रुति को अपने साथ उसी होटल के कमरे में ले जाता है और बेड पर पटक देता है। ध्रुति झट से बेड पर बैठ जाती है और वहां से उठने लगती है। काव्यांश जाकर डोर बंद कर देता है और उस होटल में जितने भी चीजें थी उसे उठाकर फेंकने लगता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। ध्रुति काव्यांश का गुस्सा देख डर जाती है और बेड के पीछे की ओर जाती है और एक कोने में सिकुड़कर बैठ जाती है। काव्यांश गुस्से में अपना कोट उतारता है और ध्रुति के मुंह पर फेंक देता है और वहां पर रखे एक सोफे पर बैठ जाता है और अपनी टाई लूज करता है और अपने शर्ट को ओपन करके वैसे सोफे पर सिर टिकाकर बैठ जाता है। काव्यांश थोड़ी देर वैसे ही बैठा रहा, फिर ध्रुति के पास गया। अपने पास काव्यांश को आता देख ध्रुति बेड से उठ जाती है और बाथरूम की ओर भाग जाती है। काव्यांश उसके पीछे जाता है। ध्रुति जैसे ही डोर बंद करने वाली थी, काव्यांश ने दरवाजे को पकड़ लेता है और जोर से धक्का देता है, जिस कारण वो दरवाजा खुल जाता है और ध्रुति बाथरूम के वॉल से जाकर टकरा। जोर से धक्का देने के कारण ध्रुति की पीठ पर जोर से लग जाती है। दर्द के कारण ध्रुति अपने आंखें बंद कर लेती है। काव्यांश ध्रुति के पास जाता है और उसके दोनों साइड वॉल पर अपने हाथ रख लेता है और एक हाथ से शॉवर चालू करता है। शॉवर का पानी ध्रुति के ऊपर गिरते ही ध्रुति अपने ड्रेस को हाथों की मुट्ठी में पकड़ लेती है। काव्यांश ध्रुति के गर्दन के पास जाकर गहरी गहरी सांसें लेने लगता है, जिस कारण ध्रुति सिहर जाती है और अपनी गर्दन एक साइड कर लेती है। बिगने से ध्रुति को ठंड लगने लगी थी, इसलिए ध्रुति गहरी सांसें ले रही थी। उसका पूरा बदन हल्का हल्का कांप रहा था। गहरी सांसों के कारण ध्रुति की बेस्ट ऊपर नीचे हो रही थी, लेकिन काव्यांश का ध्यान बस ध्रुति के शांत चेहरे पर था। काव्यांश ने ध्रुति के कान के पास जाकर बेड़े ही मनमोहक आवाज में कहता है, हुकुम रानी सा। काव्यांश के बोलते ही समय होठ ध्रुति के कान को छू रहे थे, जिस वजह से ध्रुति के शरीर में झुनझुनी दौड़ जाती है। ध्रुति बहुत डरी हुई थी, पता नहीं अब काव्यांश उसके साथ क्या कर दे। तभी उसके कान में काव्यांश की आवाज आती है, शोर करने वाले अगर खामोश हो जाए तो उनकी खामोशी से सुकून नहीं खौफ आता है। और फिर जोर जोर से हंसने लगता है। फिर काव्यांश ध्रुति के गर्दन पर अपने नाक से रब करने लगता है और एक हाथ से ध्रुति के ड्रेस की जिप खोलता है जो आगे की ओर थी। ध्रुति को जब महसूस होता है तो वो झट से अपनी आंखें खोल देती है और काव्यांश का हाथ पकड़ लेती है। काव्यांश ध्रुति को गुस्से में देखता है और एक झटके में उस ड्रेस को फाड़ देता है और ध्रुति के आंखों में देख गुस्से में बोला, क्या करने गई थी आप वहां? ध्रुति भी उसके आंखों में देख बोली, ये बताना मैं जरूरी नहीं समझती, और अपनी नजर फेर लेती है। काव्यांश उसके इग्नोर करने पर उसके ब्रा को झट से फाड़ देता है और कहता है, बता रही है या? ध्रुति उसके आंखों में देख गुस्से में बोली, क्या कर लोगे आप? यही ना कि हमारे साथ जबरदस्ती करेंगे, हमारा फिर से रेप करेंगे? और आपको आता क्या है? जब से शादी हुई है बस हमारे जिस्म से ही खेल रहे हैं। तो एक लड़के को उसके मर्जी के बगैर छुआ है। आप एक रेपिस्ट हैं, समझे आप? यू आर अ रेपिस्ट। श्रुति जोर जोर से रोते हुए बोल रही थी। उसकी बात सुन काव्यांश जोर जोर से सनकियों की तरह हंसने लगता है। अब क्या होगा आगे? काव्यांश के सनकीपन की हदें तो बस शुरू हो रही है। ये कैसा इश्क है काव्यांश का, जानने के लिए बने रहे कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू। अगर आपको इस कहानी को आगे भी जानना है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जैसे ही मैं इस कहानी के आगे के एपिसोड पब्लिश करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।